ईरान में क्या टारगेट्स को इन्होंने हिट किया। मैंने बताया कि 3 वेव्स में अटैक हुआ। पहली वेव 2 बजे सुबह 0200 आवर्स इन द मॉर्निंग वो आई। दूसरी वेव 1 घंटे बाद 3 बजे सुबह आई और चौथी और फाइनल वेव 4 बजे सुबह उसने हिट किया। अंग्रेजी में इसे डेथ वॉच कहा जाता है। डेथ वॉच मतलब जबकि जो डिफेंडर है, बचाव करने वाला, सबसे ज़्यादा गहरी नींद में हो, उस वक्त उसको हिट करना ताकि वो हड़बड़ा जाए। ये जो लाल लाइंस दिखा रही हैं जेट फाइटर्स का रास्ता, एक तो जो है F-35, उन्होंने आके कॉम्बैट एयर पेट्रोल फ्लाई किया बचाव के लिए यहाँ पे, और सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस का भी उन्होंने वार किए हैं। और उसके अलावा जो F-15 और F-16 आए वो ईरान के अंदर नहीं गए। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, बगैर ईरान के अंदर घुसे ईस्टर्न इराक से उन्होंने स्टैंड ऑफ एयर वेपन से अटैक किया और उनके वेपन सैटेलाइट नेविगेशन के जरिए वो प्रिसिशन उन्होंने अटैक्स किए हैं। प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस हैं ये, और उन्होंने वो अपनी टारगेट्स पे अटैक किया। फर्स्ट वेव में क्या टारगेट्स हिट हुई? फर्स्ट वेव में जो एयर डिफेंस रडार्स थे उनको रॉक मिसाइल से हिट किया गया। करमन शाह, इलाम और खुजेस्तान प्रोविंस, जो कोस्ट के साथ साथ 4 S-300 एयर डिफेंस बैटरीज लगी थी, उनको बर्बाद किया गया, रास्ता खोला गया। फेज 2 में जो कि एयर लौरा और ब्लू होराइजन मिसाइल्स थे, गोल्डन होराइजन मिसाइल्स थे, उसके ज़रिए अटैक किया तेहरान में एयर डिफेंस हेडक्वार्टर में। ना सिर्फ काइनेटिक अटैक हुआ साहब, इसके ऊपर जो है आपने साइबर अटैक भी इकट्ठा किया ताकि पूरा झंझोड़ कर रख दिया जाए उनका पूरा सिस्टम क्रिटिकल टाइम के ऊपर। इसके अलावा उन्होंने जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर हेडक्वार्टर थे और यूनिट्स थे तेहरान में, उनको हिट किया, और कुछ सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरीज जो तेहरान के डिफेंस के लिए थे उनको उन्होंने हिट किया। ठीक है साहब। और जो तीसरी और आखिरी वेव थी उसने आके जो मिसाइल प्रोडक्शन प्लांट्स थे, खासतर खोजर में, जो कि सॉलिड रॉकेट फ्यूल, लॉन्ग रेंज रॉकेट फ्यूल का जो मिसाइल जो फ्यूल का जो प्लांट था उसको हिट किया गया। और जो कि कराज में जो कि रॉकेट कास्टिंग, रॉकेट मोटर कास्टिंग का जो प्लांट था उसको हिट किया गया। ये मतलब वो मशीनें हैं जो ईरान खुद नहीं बनाता, उसने इंपोर्ट करी हैं बाहर से। ठीक है, उनको बर्बाद किया गया ताकि खासकर जो सॉलिड फ्यूल रॉकेट फ्यूल, लॉन्ग रेंज रॉकेट फ्यूल का जो प्लांट था वो फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इंजन का फ्यूल है। मतलब वो फ्यूल अब नहीं बन सकता तो और वो नहीं फायर कर सकता ईरान की तरह। वो याद रहे 1 अक्टूबर को सबसे घातक सिद्ध हुए थे ये हाइपरसोनिक फतेह 2 मिसाइल, राइट। और इनके चलते इजराइल ने बड़ी समझदारी से इसके ऊपर हिट किया है ताकि ईरान की जो रिटेलिएशन कैपेबिलिटी है उसे बर्बाद किया जाए और ईरान की जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है उसे नकारा कर दिया जाए। फेज 3 में उसने शिराज के ऊपर भी कहते हैं अटैक किया, जहां की रॉकेट्स की, मिसाइल्स की स्टोरेज साइट है। तो ये रहा जो ईरान के ऊपर अटैक का पैटर्न इजराइल का ऑपरेशन डे ऑफ रिपेंटेंस के चलते। ठीक है साहब। अब हम देखेंगे कि कितना बॉम्ब डैमेज असेसमेंट क्या कह रहे हैं। अभी तक इसके ज़्यादा डिटेल सार्वजनिक नहीं हुए हैं। केवल एक चीज़ ज़रूर सार्वजनिक हुई है कि जो कमर्शियल सैटेलाइट्स हैं वो दिखा रहे हैं कि जो खोजर मिसाइल प्लांट था और जो कराज का मिसाइल प्लांट था वहाँ पे जो है काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हिट हुई हैं। 2022 का जो एयर कवरेज था और उसके बाद जो लेटेस्ट एयर कवरेज 27-28 अक्टूबर को लिया है उसमें कई सारी बिल्डिंग्स काफ़ी बुरी तरह से डैमेज लग रही हैं।
दैट मीन्स प्रिसाइज हिट्स तो हुए हैं इनके ऊपर, और प्रिसीजन इनकी जो है इनिशियल ये लोग जीपीएस से करते हैं, क्लोज इन आके इंफ्रारेड गाइडेंस भी करते हैं, लेकिन इससे डेफिनेटली इन्होंने नुकसान पहुंचाया है मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को। अराक पे इज़राइल का ईरान का ड्रोन प्रोडक्शन फैक्ट्री थी, इसको ड्रोन से अटैक किया था। इजरायली ड्रोन जो कि हेरॉप और हेरॉन ड्रोन्स हैं, वो कह रहे हैं साहब, और खुद इजरायली कह रहे हैं कि हमारे केवल एक ड्रोन बच के निकल पाया और अटैक कर पाया, और कोई खास डैमेज नहीं हुआ है ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के ऊपर। क्योंकि दूसरा लेकिन कहा जा रहा है कि साहब विकल्प ये है कि ये इजराइल ने जानबूझ के ड्रोन चलाए थे डिसेप्शन के लिए, ताकि जो लिमिटेड एयर डिफेंस रिसोर्सेज हैं ईरान के, वो गलत टारगेट की तरफ जाएं और जो मेन टारगेट है उस तक पेनिट्रेट हो जाएं इजराइल के एयर टू सरफेस मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स। तो जहां तक एयर डिफेंस का सवाल है, वो अप्रैल के अंदर भी वो मिसाइल बैटरी को हिट कर चुके थे, ठीक है साहब, और उनको पता भी नहीं चला था कि साहब ये किससे हुआ है। उन्होंने समझा ड्रोन से अटैक हुआ है, और वो उस वक्त भी चुप हो गए थे कि उन्होंने कोई ईरान ने रिटेलिएट नहीं किया कि ये तो कुछ नहीं है, ये तो मच्छर है, ठीक है साहब। लेकिन इस बार लगता है कि डैमेज तो हुआ है, और अगर उन्होंने एयर डिफेंसेस को अपने सीएड से, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस, अपने डीएड से, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस से अगर नुकसान पहुंचा दिया है, तो साहब उसने ईरान के आसमान को खोल दिया। यानी इस बार उन्होंने बड़ा हमला नहीं किया, लेकिन ईरान को लगता है कुछ वक्त लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन असली डैमेज कितना हुआ है ये तो ईरान को ही मालूम है, और वो तो बताएगा नहीं, लेकिन ईरान को ही मालूम है कि साहब असली डैमेज कितना हुआ है। और इसके चलते साहब, इसके चलते क्या वो इस पोजीशन में है कि अब वो इजराइल से दोबारा पंगा ले, और ना केवल इजराइल लेकिन अमेरिका का अटैक भी झेले, और शायद इस बारी तो वो लोग उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज, पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज सबको अटैक कर देंगे। तो ईरान के पास क्या ऑप्शंस हैं साहब, ये ज़रा अगली स्लाइड पे देखिए। ईरान के पास मात्र एक ऑप्शन है कि वो अपने मिसाइल से अटैक करे। बेस्ट ऑप्शन ईरान का वही है जो उसने अप्रैल में किया, जो उसने 1 अक्टूबर को किया, कि वो मिसाइल से अटैक करे। ड्रोन्स का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा अर्ली वार्निंग मिल जाती है, ठीक है साहब। और क्रूज मिसाइल का भी वो कम करेगा, वो इस बारी प्योर बैलिस्टिक मिसाइल अटैक करेगा जैसे उसने 1 अक्टूबर को किया था। शहाब 3 लिक्विड फ्यूल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, 1600 किलोमीटर उसकी रेंज है साहब, और 1200 किलोग्राम का वॉरहेड है। ये लिक्विड फ्यूल है, इसको लोड करने में कोई 5-6 घंटे तैयार करने में लगते हैं। दूसरा उसका सबसे जो घातक मिसाइल है वो है फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल, सॉलिड फ्यूल, 1500 किलोमीटर रेंज, और ये साहब बड़ा घातक सिद्ध हुआ था 1 अक्टूबर को, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल को कोई भी एयर डिफेंस आज के दिन रोक नहीं सकता, ना अमेरिकन, ना रूसी, ना यूक्रेनियन, ना इजरायली, और ये सब निकल गए थे। इसके अलावा मिसाइल है सर्जिल 2, ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, 2000 किलोमीटर की रेंज का, ये भी सॉलिड फ्यूल है, मतलब बहुत कम प्रिपरेशन टाइम चाहिए, सीधा लॉन्च किया जा सकता है। और जैसे मैंने बताया, खैबर क्रूज मिसाइल है, 900 किलोमीटर रेंज, पावे क्रूज मिसाइल हैं जो अप्रैल में इस्तेमाल किए थे। ज़्यादातर फायर करेगा शहाब 3, फतेह 2, सर्जिल 2, शायद कुछ पावे फायर करे, वो जस्ट एनिमी एयर डिफेंसेस को क्या कहते हैं चकमा देने के लिए, और हो सके तो इराक की टेरिटरी से कुछ ये बैलिस्टिक कुछ ये ड्रोन्स फायर कराने की कोशिश कर सकते हैं। क्या टारगेट इनकी हो सकती हैं साहब, ये देखिए, ये है जो इज़राइल के एयर बेसिस जहाँ से ये हमला हुआ है। अगर वो प्रोपोर्शनेट अटैक करना चाहता है कन्फाइंड टू मिलिट्री टारगेट्स, तो सबसे पहले उसकी टारगेट होगी नेवातिम एयर बेस, जहाँ इज़राइल के F-35 जेट फाइटर्स, स्टेल्थ फाइटर्स बेस्ड है। रमान का एयर बेस, जहाँ F-15 और F-16 जेट फाइटर्स हैं। तेलनौर का एयर बेस, जहाँ F-15 और F-16 जेट फाइटर्स हैं, जो कि इसके मेन
हमलावर अटैकिंग एयरक्राफ्ट है। तेल अवीव डेफिनेटली हिट करेगा क्योंकि तेहरान हिट हुआ है, उसकी राजधानी हिट हुई है, वहाँ मोसाद का हेडक्वार्टर है और वहाँ पे शायद वो कुछ डिफेंस इंडस्ट्री को भी हिट करने की कोशिश करेगा। वो हाइफा में उसने पिछली बार इज़राइल की डिफेंस फैक्ट्री को हिट करने की कोशिश की थी, शायद इस बार फिर वो ऐसा करने की कोशिश करेगा। तो ये तो है मिलिट्री टारगेट्स के ऑप्शन और अटैक के क्या वेक्टर्स हो सकते हैं। अब बात करें साहब कि करेगा क्या, ये तो उसके ऑप्शन हैं, ये तो उसके विकल्प हैं। व्हाट विल ही डू, व्हाट विल ईरान डू? पहला ऑप्शन, अमेरिकन इलेक्शन के पहले वो पलटवार कर दे और वो मिलिट्री टारगेट्स पे फोकस करे। ठीक है साहब। और इसके चलते उसको फ़ायदा ये है कि इलेक्शन के पहले अमेरिका नहीं चाहता कि कोई एस्केलेशन हो, तो वो इज़राइल को एकदम जवाब देने की इजाज़त शायद नहीं देगा और इज़राइल को वेट करना पड़ेगा या तो इलेक्शन के बाद या डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद एक अच्छा मिलकर अमेरिका के साथ घातक पलटवार करना। ठीक है साहब, ये पहला ऑप्शन है उसका। इससे एस्केलेशन स्पाइरल हो सकता है साहब, इमीडिएटली या थोड़ा बाद में। मेरा ख्याल तो बाद में होगा, इमीडिएटली तो इलेक्शन के अंदर वो पंगा नहीं लेंगे, उसके बाद होगा। और इसलिए ईरान अगर थोड़ा टाइम गेन करना चाहता है तो वो इलेक्शन के पहले ही चोट कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, इज़राइल और अमेरिका अगर सोचते हैं कि नहीं साहब हम पंगा काफ़ी हो गया और नहीं चाहते, डी एस्केलेशन चाहते हैं, तो वो ईरान को ऑफ रैंप दे सकते हैं। ऑफ रैंप मतलब कि इज़राइल बोले कि हाँ साहब अमेरिकन दबाव के नीचे हम गाज़ा में और लेबनान में सीज़ फायर कर रहे हैं। जैसे ही वो सीज़ फायर की बात करते हैं, ईरान के प्रेसिडेंट पेशकियान साहब बोलेंगे ठीक है साहब हम तो इनको बचाने के लिए कर रहे थे, अगर हमारे हमलों से मजबूर होके इज़राइल ने हमले रोक दिए हैं, सीज़ फायर कर दिया है, तो हमें स्ट्राइक बैक करने की ज़रूरत नहीं। पिछली बार भी उनको ये धोखा दिया गया था, उस वक़्त भी उनको आश्वासन दिया गया था कि यार तुम मत करो, हम सीज़ फायर डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन इज़राइल ने कोई सीज़ फायर नहीं डिक्लेयर किया। उल्टे उसने जो है हानिये के बाद उनके जो हमास के टॉप सरगना को मार डाला और फिर नासरुल्लाह को मार डाला। नासरुल्लाह के जो 2 नेक्स्ट फॉर थे वो भी मार दिए। टॉप कमांडर पूरी उनकी रॉकेट मिसाइल स्ट्राइक बैक फैसिलिटीज़ को काफ़ी बुरी तरह से ध्वस्त किया, बहुत चोट पहुंचाई। ठीक है साहब। तो अभी भी पेजेश्कियन साहब ने कहा है कि अगर आप सीज़ फायर कर दें तो शायद हम काउंटर अटैक नहीं करेंगे। अब ये देखना है कि इज़राइल और अमेरिका की मंशा क्या है। क्या वो जानबूझ के उकसाना चाहते हैं ईरान को अटैक के लिए ताकि उन्हें मौका मिले हमेशा हमेशा के लिए ये सरदर्द ख़त्म करने की? लेकिन उनको सोच समझ के चलना होगा कि ईरान को वो ध्वस्त तो कर सकते हैं, लेकिन एक डूबता हुआ ईरान भी काफ़ी भारी नुकसान कर सकता है क्षेत्र में। सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई की ऑयल फील्ड्स को ध्वस्त कर सकता है, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज बंद कर सकता है, दुनिया में इकोनॉमिक तबाही मचा सकता है। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये जो एक सिनेरियो वो कर सकता है। ये काफ़ी सोच समझ कर इज़राइल जितना भी चाहे, अमेरिका को 10 बार सोचना पड़ेगा ये करने के लिए। शायद वो वेट करेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने का, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन के पहले कहा है, लेकिन एक बारी वो दफ्तर में आ जाते हैं, क्या वो ऐसा भीषण कदम स्टार्ट होते ही उठाना चाहेंगे, ये देखना पड़ेगा। और तीसरा जो है साहब कि ईरान फिर भी एक इक्विवेलेंस की स्ट्राइक करता है, मिलिट्री टारगेट्स को हिट करता है। पलटवार में वो इज़राइल कहता है कि हमने साहब एयर डिफेंस तो इनका ख़त्म कर दिया है, अब हम इनकी स्काईज खुली हैं, अब हम भीषण पलटवार करेंगे। न्यूक्लियर टारगेट्स, पेट्रोकेमिकल टारगेट्स अब हमारे निशाने पर हैं। अगर ऐसी हालात होती है तो पैनिक कर ईरान
न्यूक्लियर जा सकता है और नॉर्थ कोरिया की तरह धमकी दे सकता है कि साहब हमें मत छूना, नहीं तो हम न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर देंगे। आर्मागेड्डॉन हो जाएगा। इजराइल को हम तो जाएंगे, हम इजराइल को भी न्यूक्लियर वार करके जाएंगे। सबसे खतरनाक सिनेरियो, बेस्ट सिनेरियो ऑफ रैम्प, सीज फायर कर दे गाजा लेबनान में। वर्स्ट केस सिनेरियो ईरान गोज न्यूक्लियर। तो ईरान क्या करेगा? जो उनके लोग हैं ईरान के काफ़ी सारे, वो बहुत नाराज़ हैं इस सरकार से। तो वो काफ़ी गदर आप जानते हैं, जबकि वो चादर डालने के ऊपर हुआ था, बहुत सारी औरतों को भी मार दिया, कैद किया। नाराज़गी है 40% ईरानियन के तबके के अंदर। तो ऐसे टाइम में ईरान नहीं चाहता कि वो अपने रिजीम को ख़तरे में डालें। खामेनी साहब की भी तबीयत ठीक नहीं है, कैंसर की बात की जा रही है। उनका बेटा क्या कितना संभाल लेगा, एकदम देखने की बात है। पेजेस्कियन साहब तो शांति चाहते हैं, वो इकोनॉमिक बेहतरी चाहते हैं अपने लोगों की, अक्लमंद हैं वो। तो ये देखना है कि अगर उनको ऑफ रैम्प दिया जाए तो वो ले लेंगे। लेकिन अगर लोग आमादा है, नहीं साहब हम तो युद्ध करा के छोड़ेंगे, हम तो अपने दुश्मन को एक मौका मिला है, हम ख़त्म करके छोड़ेंगे, अगर ये सोच हावी रही तो दुनिया के लिए बड़ा ख़तरा है साहब, दुनिया के लिए बड़ा ख़तरा है। मैं एक चीज़ लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि जो शिया मुस्लिम समुदाय है, दे हैव बीन नोन टू डू सुसाइडल थिंग्स। खुदकुशी करने के लिए भी वो राजी हैं। उन्होंने देखिए अपने इतिहास में, अपनी तारीख में कई बारी, जबकि कोई उम्मीद नहीं थी जीत की, बराबरी की भी कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी वो लड़ गए, मर गए साहब। लेकिन उन्होंने हथियार नहीं डाले। करबला की लड़ाई ले लें, ईरान इराक का युद्ध ले लें, उन्होंने साहब बहुत दांत भींच कर वो कई बारी चढ़ जाते हैं। तो अगर ऐसा हो गया साहब, अगर आपने इतना धकेल दिया ईरान को कि साहब हम तो तेरे को ख़त्म करके ही छोड़ेंगे, तो साहब वो भी भारी नुकसान क्षेत्रीय इलाके वेस्ट एशिया को करके मरेगा, जाएगा नीचे। लेकिन दुनिया में इकोनॉमिक तबाही ज़रूर ला देगा। और अगर चीन को इससे बड़ी चोट लगती है ईरान के पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज़ की डिस्ट्रक्शन से, तो क्या चीन कूदेगा, क्या रूस कूदेगा, क्या तीसरी वर्ल्ड वॉर होगी साहब? ये सब ओपन टू क्वेश्चन है।